मीडिया बंधुओं को नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज जम्मू के अंदर, जम्मू और कश्मीर के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई हैं, उनको नौकरियों में प्रमोशन नहीं मिलता, उनको फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से आउटसोर्स है। लेकिन इसके साथ साथ, आउटसोर्स होने के साथ साथ, सफाई कर्मचारी व अन्य फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज को फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज, विशेष रूप से सफाई कर्मचारी आदि, पहली बात तो टोटल फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट आउटसोर्स है। धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा चले जाने के बाद दलित उत्पीड़न की घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद नौकरियों के अंदर प्रमोशंस अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं मिल रहे हैं। 1971 में जो लैंड रिफॉर्म हुआ था, जिसमें खेत के अंदर जो मजदूर खेती का काम करता था, फसल उगाने का काम करता था, 50% का उनको मालिक बनाने का जो सरकार ने उस वक्त निर्णय लिया था, बड़े दुख की बात है कि आज उन दलित वर्गों का बहुत अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। 71 में लैंड रिफॉर्म जरूर हुआ, लेकिन पेपर पे उनके नाम में वो ज़मीन नहीं चढ़ी, लेकिन खेत में वो लोग काम कर रहे थे। अब तो खेत में जाने पर भी उनको मारा पीटा जाता, अपमानित किया जाता है, जातिगत दुर्भावना से प्रताड़ित किया जाता है। और जब वो लोग पुलिस में जाते हैं मुकदमा दर्ज कराने के लिए, तो उनके मुकदमे एट्रोसिटी एक्ट के अंदर दर्ज नहीं किए जाते और उनको उल्टा प्रताड़ित करके थाने से भगा दिया जाता है। दुख की बात यह है कि राज्य का दर्जा जब तक जम्मू कश्मीर को था, जब तक धारा 370 थी, तब तक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को शिक्षण संस्थानों में, नौकरियों में पर्याप्त रिजर्वेशन के साथ साथ प्रमोशन के मौके थे। और कम से कम दलित उत्पीड़न की घटनाएं जम्मू कश्मीर में नहीं थी जिस तरह बाकी देश के राज्यों में थी। राज्य का दर्जा चले जाने से सारी शक्तियां सरकार की वो एलजी साहब के हाथ में आ गई। और एलजी साहब के हाथ में आने का मतलब है इनडायरेक्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आरएसएस सरकारी संस्थानों में भी जगह जगह काबिज हो गया है। केवल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही नहीं, बल्कि सरकार के अन्य विभागों में भी महत्वपूर्ण स्थानों पर, लगभग सभी जगह पर आरएसएस का कब्जा हो गया है। और आरएसएस की जो मेंटलिटी है, वो देश को मनुस्मृति के हिसाब से चलाने की है। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बनाया संविधान लागू हुआ, उस वक्त केवल आरएसएस और हिंदू महासभा दो ऐसे संगठन थे जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान की, इस भारत के संविधान की प्रतियां जलाई थी। बाबा साहेब के पुतले जलाए थे दिल्ली के रामलीला मैदान में। और आरएसएस ने तो आज़ादी के 52 साल तक अपने कार्यक्रमों में कभी भारत के तिरंगे को नहीं फहराया। उनकी मंशा थी कि भारत में आज आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर
वो हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और बाबा साहेब के संविधान को बदलकर मनुस्मृति का शासन वापस लाएंगे। चुनावी प्रक्रिया में सत्ता से दूर रहने के बाद भी, चूंकि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म किया, तो सत्ता में, संसाधनों में, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर और सरकार के हर विभाग में आरएसएस ने कब्जा कर लिया है और मनुस्मृति की भावना के तहत दलितों का उत्पीड़न बहुत तेजी से जारी है। आपको सबको याद होगा, शहीद भगत अमरनाथ जी और जोगाराम जी जैसे लोगों ने रिजर्वेशन, अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन व उनके हक अधिकार के लिए लंबा आंदोलन किया। यहाँ तक कि शहीद अमरनाथ जी ने तो अपने प्राणों की आहुति दे दी 1970 में, और उनके त्याग और बलिदान की वजह से जो जम्मू कश्मीर के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों को हक और अधिकार मिले थे, अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छिन जाने के बाद से, केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद से उनके ऊपर उत्पीड़न भी बढ़ा है। सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में जो उनके हक और अधिकार थे वो भी छीन लिए गए। जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड में जो बजट आता था, उनके विकास की योजनाएं बनती थी, लोन या दूसरी तरह की आर्थिक मदद उनके विकास के लिए बनती थी, वो भी इस बीजेपी की सरकार ने धीरे धीरे स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड और ट्राइबल सब प्लान फंड को लगभग पूरी तरीके से कट कर दिया है और इन वर्गों की जो विकास की योजनाएं उस फंड से चला करती थी, वो योजनाएं भी लगभग बंद हैं। और ये भी दुख की बात है कि पूरे देश के अंदर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां अभी तक भी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्गों की हकमारी हो रही है। उनको जो उनका हक मिलना चाहिए था, वो हक उनको नहीं मिल पा रहा है। हम लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र की सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर पर बेशक से अभी गठबंधन की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से जिस तरह दिल्ली के अंदर अधिकारों को एंजॉय केंद्र की सरकार करती है, उसी प्रकार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी जनता की चुनी हुई सरकार के पास वो अधिकार नहीं है जो केंद्र ने एलजी के माध्यम से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकार होते हैं, वहाँ वहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के व अल्पसंख्यक समाज का उत्पीड़न होता है, उनकी हकमारी होती है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रमोशन, रिजर्वेशन में प्रमोशन अनुसूचित जाति, जनजाति का लागू किया जाए, शिक्षण संस्थानों में और तमाम जगह पर उनको मौके दिए जाएं। आउटसोर्स के द्वारा ठेकेदारी प्रथा के तहत जो 4th क्लास एम्प्लॉइज का तनख्वाह का पैसा ठेकेदार खा जाता है, वो रुके। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को पक्का किया जाए, ताकि उनको उनका पूरा हक मिल सके। अनुसूचित जाति के ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के अंदर मुकदमे दर्ज हों। 1971 में जो लैंड रिफॉर्म हुआ था, उसका पूरी तरीके से क्रियान्वयन हो, पेपर पे उनका नाम आए और उनको जमीन के पोजेशन मिले। और साथ ही साथ जो अधिकार उनके
जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीनने से पहले थे, वो अधिकार उनको पुनः सुनिश्चित किए जाए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? मेरा जो सवाल है कि डीआईजी हरियाणा में एक डीआईजी को इतना बड़ा प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली, क्या कहेंगे इसके ऊपर? इससे एक संदेश जाता है, मनुवादी लोग खुलेआम इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्गों को एक संदेश देना चाहते हैं कि तुम चाहे जितनी मर्जी ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाए, चाहे तुम इस देश के राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे आप इस देश के मुख्य न्यायाधीश बन जाओ, चाहे आप आईएएस आईपीएस बन जाओ, लेकिन ये जातिगत उत्पीड़न आपका जारी रहेगा, आपके साथ पक्षपात होता रहेगा। जैसा आप सबको पता है, जब रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति थे तो उनको भी पुष्कर के मंदिर में, राजस्थान के अंदर मंदिर में नहीं जाने दिया, उनको रोका गया। और आज जो अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो दिल्ली के हौज खास में जगन्नाथ मंदिर में गई तो उनको भी मंदिर में गर्भगृह तक नहीं जाने दिया। और जब ये मुद्दा बना तो इस मुद्दे के बनने के बाद वहाँ जो पुजारी थे उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, हम अंदर केवल उसको जाने देते हैं जिसको हम वरण करते हैं, यानी जिसको हम बुलाते हैं। यानी कि आप राष्ट्रपति भी बन जाओ तो भी आपके साथ जातिगत उत्पीड़न होगा। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे तो भी वो आपके ऊपर जूता फेंक सकते हैं। तो ये हिम्मत उनमें आती कहाँ से है? ये हिम्मत उनमें, चूंकि देश के सारी संस्थाओं के ऊपर आरएसएस का कब्जा हो गया है और आरएसएस देश का संचालन मनुस्मृति से करना चाहती है, इस वजह से इनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। और इसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वाई पूरन कुमार, जो लगभग 7-8 साल से लगातार प्रताड़ना झेल रहे थे और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लगातार उच्च अधिकारियों को लिख रहे थे, शत्रुजीत कपूर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा, और रोहतक के एसपी ब्रजानिया जी, इन लोगों के खिलाफ खुलेआम वाई पूरन कुमार जी ने विद प्रूफ एलिगेशन लगाए। लेकिन जब एक आईपीएस को भी न्याय नहीं मिला और उनको ज़्यादा पीड़ा इस बात की थी कि उनकी खुद की पत्नी, उन्हीं के 2001 बैच की आईएएस ऑफिसर, उनका सगा साला पंजाब के अंदर एमएलए और साले की वाइफ भी आईपीएस ऑफिसर दिल्ली के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आईजी की पोस्ट पर। तो एक इतने मजबूत परिवार से होने के बावजूद, और वो स्वयं, सबसे बड़े ताज्जुब की बात है, उनके ऊपर झूठे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के मुकदमा दर्ज कर दिया। एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने इंजीनियरिंग करने के बाद आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया और 25 साल पहले सत्यम के अंदर वो 2.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह की नौकरी छोड़कर आईपीएस इसलिए ज्वाइन किया, जबकि आईएएस में सिलेक्शन हुआ। आईपीएस इसलिए ज्वाइन किया ताकि मैं 2.5 लाख की तनख्वाह छोड़ के 25,000 की तनख्वाह की आईपीएस की नौकरी 2001 में ज्वाइन ये सोच के की कि मैं अपने समाज की सेवा करूंगा। तो अगर पैसे का लालच होता तो व्यक्ति 25 साल पहले जिसकी 2.5 लाख रुपये महीना सैलरी थी, आज वो सैलरी कम से कम 10 लाख होती, 10 लाख से भी ज़्यादा होती महीने की। मेरा सवाल है कि आपकी जनसंख्या जो है 50 से भी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आपके साथ इतना भेदभाव हो रहा है, तो आपका समाज जो है वो इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं कर रहा है, पूरे देश के अंदर हजारों जगह संविधान के तहत जो उसको अधिकार है वो असेंबल होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है, धरने प्रदर्शन कर सकता है, वो काम पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन एक जो मानसिकता समाज के अंदर बनी है, जिस मानसिकता के तहत इंदर मेघवाल को घड़ा छूने पर हत्या कर दी गई 2022 में,
जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या कर दी गई। घोड़ी पे बारात निकालने के ऊपर दलितों पे हमले होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप कितने भी बड़े बन जाएं, आपकी प्रताड़ना होगी। और ये प्रताड़ना, दलितों की प्रताड़ना से केवल नुकसान दलितों को नहीं है, मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दूं, ये पूरे देश के लिए बहुत खतरे की घंटी है।